वो जो 3 साल मेरे लिए संघर्ष के थे, सबसे बड़ी ट्रेनिंग मेरी लाइफ की हुई इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के। 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और अपने अंदर का जो छुपा हुआ माधव था वो बाहर निकल के आया। असली लीडर तो आप जब ही बनोगे जब आप ग्राउंड पर निकलते हो और उस सेटबैक्स का सामना करते हो, आप बाहर की ताकतों से लड़ लोगे, चैलेंजेस को फेस कर लोगे। घर पे कैसे फेस करोगे? तो घर को साथ में रखें, सपोर्ट आपकी ताकत बनेगा। तो इस कंपनी को पहले दिन से हमने अपनी कंपनी मान के काम किया। ये नहीं कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी हमारी कंपनी है। आप जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाए, सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ और नहीं बन पाए, अपने जीवन में आपकी जो चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट इंडस्ट्री है जो ओवरऑल चहुमुखी विकास कर सकती है। उसके लिए थोड़े दिन डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो डेडिकेशन अगर दिखाते हैं तो आप अपने मैं ये कह सकता हूँ कि खानदान के टाटा तो आप बन ही सकते हो, अपने परिवार के लिए तो आप टाटा बन ही सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग नाउ और मैं हूं यामिनी और हम आपके लिए लेके आए एक ब्रांड न्यू शो नेटवर्किंग के दीवाने। डायरेक्ट सेलिंग के मिथ्स को तोड़ने के लिए और उसकी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही फायदेमंद है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इस लेजेंड ने क्या क्या वो काम करे हैं जो करना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के लिए, और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए वो भी आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो आई एम श्योर आप तैयार हैं इस जर्नी पर चलने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Madhav Singh. सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्किंग के दीवानों पे। थैंक यू मैम। जैसे कि हमारा शो है, जितने भी नेटवर्किंग के दीवाने हैं आई एम श्योर वो देख रहे होंगे और मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा दीवाना तो हमारे सामने बैठा है। थैंक यू वेरी मच यामिनी मैम, आपको पहले तो इस शो पर मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। और मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? इस इंडस्ट्री में कदम रखने के पीछे मैं देखता हूँ तो गांव में मेरे चाचा जी रहते थे और चाचा जी के माध्यम से मुझे इनविटेशन मिला कि माधव कुछ बताते हैं। उसमें मैं बीएड का एक स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था और घर वालों की उम्मीदें थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो उसके लिए प्रयास कर रहा था। उसी ड्यूरेशन में तैयारी करते समय, जॉब के लिए प्रयास करते समय, उसी ड्यूरेशन में मुझे ये कंसेप्ट देखने का मौका मिला, मैं से रूबरू हुआ और मुझे लगा कि यहाँ से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो मैंने इसके लिए शुरुआत की। क्या उम्र रही होगी आपकी उस टाइम पर? मैं करीब 21-22 साल का था। और आज लगभग 20-25 साल का अनुभव आपको 21 साल इस बिजनेस में मुझे हो गए। और हम जानना चाहेंगे पहली जो कंपनी थी आपकी वो कौन सी थी? पहली कंपनी, जिस कंपनी से मैंने शुरुआत की, जब मैंने 21 साल पहले जिस प्रेजेंटेशन को या जिस कंपोजिशन प्लान को देखा, उसी कंपनी के साथ आज 21 साल बाद भी मैं उसी कंपनी के साथ आज काम कर रहा हूँ। सेफ्स ऑफ इंडिया के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, उसी के साथ मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। सर, अगर हम बात करें सेफ शॉप की, तो सेफ शॉप को भी आई एम श्योर इतना ही टाइम हो गया है लगभग जितना आपको हुआ है। तो जब आपने ज्वाइन करी थी तो कितने साल पुरानी कंपनी थी सर? सेफ शॉप की शुरुआत 2000 में हुई थी, ऑलमोस्ट दिसंबर 2000 में, और मैंने जून 2003 में इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। ऑलमोस्ट 2.5 साल पुरानी कंपनी थी। तो सर, ट्रस्ट कर लिया आपने 2.5 साल पुरानी कंपनी को। आजकल सब लोग यही मानना है उनका कि किसी ब्रांड को ज्वाइन करें, ऑलरेडी कंपनी कुछ अच्छा कर रही हो, टर्नओवर। तो क्या सोचकर सर आपने ज्वाइन किया सेफ शॉप को? सवाल आपका बहुत अच्छा है और आज की डेट में बहुत सारे युवा इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि उन्हें कैसे करना चाहिए, डिसीजन कैसे लेना चाहिए। मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को, तो ये कंसेप्ट ही मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, जस्ट कॉलेज पास आउट किया, तैयारी कर रहा था, करियर को बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये कंसेप्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये कंसेप्ट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कैसे है, तो मेरा एक्सपोजर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं था। जब एक्सपोजर नहीं था तो जो मेरे सामने आया और मुझे लगा कि यहाँ से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और मेरा ट्रस्ट लेवल बढ़ा, चीज़ें मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें इंक्वायरी करना चाहिए। तो मैंने देखा कि जो पैसा मैं पे कर रहा हूँ उसके बदले मुझे मेरी मनी वैल्यू मिल रही है, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और जो इनकी वर्थ है। तो मुझे लगा कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में काम करने पर और जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, उसकी मनी वैल्यू है, तो किसी और को भी मैं अगर रेफ़र करता हूँ तो उसके साथ भी सेम चीज़ होगी। तो मुझे लगा कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए और नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने शुरुआत कर दी।
कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा पैसा लगाया। हम जानना चाहेंगे कि क्या इनिशियली जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो कुछ मनी इन्वॉल्व है उसके अंदर? नहीं, ये बिज़नेस करने के लिए देखिए इन्वेस्टमेंट कई तरह के रहते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट का जो मतलब समझते हैं, जाहिर डायरेक्टली तौर पे वो पैसे से समझते हैं कि पैसे का इन्वेस्टमेंट। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कंसेप्ट इंडस्ट्री आपको इस तरह से मौका देती है कि आप किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को आप पसंद करते हैं और प्रोडक्ट आपके यूज का है, आप कन्विंस होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उसको आप यहाँ से बाय करते हैं। उसकी रेंज अलग अलग हो सकती है, वो 10 रुपये से लेके 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रोडक्ट की जैसी कीमत होती है। तो उसके हिसाब से आप शुरुआत करते हो। तो ये प्रोडक्ट आप जो आप पैसा लेते हो या लगाते हो तो प्रोडक्ट के लिए बेस पे लगाते हो। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है तो बिज़नेस आप कर रहे हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप शॉपिंग करते हो घर के यूज़ के लिए, वो हम जनरली गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक कर ही रहे हैं। हाँ, बाकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर हैं। समय का इन्वेस्टमेंट है, डेडिकेशन का इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत का इन्वेस्टमेंट है, आपकी लगन का इन्वेस्टमेंट है, आपका धैर्य, वो सारी चीज़ें जो किसी बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी यहाँ भी चाहिए। हाँ, पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप उस बेस पे उतना ही एम्पायर बड़ा खड़ा कर सकते हो। फिर भी सर, इतना सब सिमिलैरिटी होते हुए भी कैसे डायरेक्ट सेलिंग अलग है और बिजनेस से? डायरेक्ट सेलिंग अलग इसलिए है, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी आदमी की सक्सेस के पीछे कुछ एक प्लेटफॉर्म को हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि सक्सेस का मतलब मानते हैं कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, IITian बनता है, कोई सिविल सर्विस बीट करता है, क्वालिफाई करता है, कोई अकाउंट की फील्ड में जाता है, टॉप बनता है, तो कोई और किसी फील्ड में टॉप पे जाता है। तो वहाँ के लिए बहुत हाई IQ चाहिए। कोई ब्रिलियंट है, 100 में से कुछ ही निकलते हैं, 1 2 3 4 ही, तो IQ चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल जैसे प्रोफाइल के लोग हैं, तो कई लोग तो हिम्मत ही नहीं करते, सपने ही नहीं देख पाते। तो एक आम आदमी, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या ओवर एज हो चुका है, लेकिन उसके सपने हैं, वो लाइफ में कुछ कहीं नहीं पहुंच पाया, उस आदमी को उसी मकाम तक पहुंचने का कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो मौका देती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और यहाँ पर आकर के तैयारी तो उसे करनी पड़ेगी, अगले 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी करके एक नॉर्मल प्रोफाइल का व्यक्ति उस मकाम पर यहाँ से पहुँच सकता है। इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बाकियों से अलग है। आप यहाँ पर अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, पर्सनैलिटी का आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपका एक्सपोजर बनता है, आपकी फैमिली, जो आपका लोगों का समुदाय है, जो ग्रुप है, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर बनता है, आपके पूरे कंट्री लेवल पर आप बना सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ से का आदमी ओवरऑल चेंज हो जाता है। आपने हेल्थ का जिक्र किया, प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, तो क्या हम मान सकते हैं सारे डायरेक्ट सेलिंग सेलर्स हेल्दी हैं? जितने भी नेटवर्किंग करते हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो क्या मानते हैं आप, वो प्रोडक्ट्स इतने दमदार होते हैं एक्चुअल में? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है, देखिए बहुत सारी कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं, तो हेल्थ को लेके भी काम कर रही हैं, वेलनेस पे काम कर रही हैं, और आज गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं। अब उसमें डिपेंड करता है, बहुत सारी कंपनियों ने उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये आप जानते हैं कि अगर किसी दुनिया में किसी कंट्री का अगर नकली नोट है, तो नकली नोट तभी बनता है जब असली होता है, उसी की कॉपी होती है। तो अगर नोटबंदी हुई तो वो नोट पुराने वाले जो नकली थे वो ख़त्म हो गए अपने आप ही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर जेन्युइनली काम कर रही हैं, तो उनसे प्रेरित होकर के बाकी लोगों को मौका मिल रहा है और उनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आज वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री काम कर रही है, US से शुरुआत होकर के आज पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री एक्सप्लोर हुई है, और आज हमारे भारत में इंडस्ट्री अच्छा खासा टर्नओवर कर रही है, और आगे प्रेडिक्शंस आप जान रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को लेके बड़े प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग प्रोडक्ट का फ़ायदा ले रहे हैं, और उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट डायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है, उसके आड़ में किसी ने क्या किया, किसी ने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से समझौता किया। तो ऐसे भी लोग हैं मार्केट में हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, तो वो हर फील्ड में हैं, केवल इस इंडस्ट्री में नहीं है, वो हर फील्ड में ही होते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, हम कह सकते हैं 21 साल के लड़के ने जब ज्वाइन करी डायरेक्ट सेलिंग, तो अब आपके सफ़र की शुरुआत हुई। हम आगे चलते हैं, और जब आपको कुछ टाइम हो गया, क्या कुछ सेटबैक्स आए? आपको लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में ले लिया? जी ज़रूर।
मैंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की थी तो उसी समय पर मैं जॉब में भी हो गया, तो मुझे लगा कि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो गई। तो वहाँ से एक जॉब होने का मतलब आपको एक सिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, तो वो माइंडसेट डेवलप हो गया कि मैं अभी सिक्योर हो गया फाइनेंशियली। इसी बिज़नेस को पैरेलली मैंने करने का डिसीजन लिया, पैरेलली मैं इसको करूँगा, बिल्डअप करूँगा। तो कुछ समय मैंने बिज़नेस में शुरुआत के 3-4 साल इस बिज़नेस में अच्छा अचीवमेंट्स लिए, अच्छा मैं स्ट्रॉन्ग बना, फाइनेंशियली भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना, अच्छे लेवल पे पहुंचा। और मुझे लगा कि मुझे एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसे करियर करना चाहिए बिज़नेस अभी। और क्योंकि जॉब की लिमिटेशंस मैं जानता था, क्योंकि घर में फैमिली में जॉब हो रहा था। तो ये बिज़नेस ही नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाते हो तो वहाँ सेटबैक्स का सामना करना ही पड़ता है। तो ये बिज़नेस था, तो यहाँ भी मेरे लाइफ में भी सेटबैक्स आए 4 से 5 साल के बाद में। तो जो बिज़नेस मेरा ख़त्म हो रहा था और जो टर्नओवर था वो डाउन हो गया, सेल्स कम हो गई, टीम भी टूट गई, उसमें कई अदर कंपनियों के चैलेंजेस भी थे, कुछ और भी चैलेंजेस थे। तो फैमिली प्रेशर बढ़ने लगा, दबाव आ गया, मेरे ऊपर भी दबाव आ गया कि मेरा जो डिसीजन था क्या सही रहा या गलत रहा। लेकिन उस ड्यूरेशन में मेरे को एक उम्मीद थी, होप थी कि मैंने जब आज से 4 साल पहले शुरुआत की 2003 में, तब मैं इस बिज़नेस के बारे में बिल्कुल फ्रेशर था, कुछ जानता नहीं था। तो अननोन व्यक्ति ने 4 साल में इतना बड़ा कुछ खड़ा किया, इतना एक्सपीरियंस गेन किया। तो आज मेरे पास एक अनुभव है और मेरे साथ में मेरे अपलाइन थे, सीनियर्स थे, तो मेरे को सपोर्ट दे रहे थे, मोरली सपोर्ट दे रहे थे। और इस ड्यूरेशन में सभी लोग कभी भी आपके साथ 100% ना रुकेंगे, ना 100% कभी जाएंगे। कुछ लोग मेरे साथ लॉयल लीडर्स थे, साथी ये थे। कड़वा सच कह सकते हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि किसी से उम्मीद नहीं पाल सकते, कुछ लोग रहेंगे, कुछ जाएंगे, बट आपको अपनी वर्किंग 100% लोग कभी नहीं जाएंगे। कई लोगों को डर लगता है कि मेरे साथ बर्बाद हो जाएगा, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। 100% रुकेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 100% कभी जाएंगे भी नहीं। तो आपके साथ कोई ना कोई आपको वफादार, आपके लॉयल्टी वाले लोग, फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। तो पर मेरे साथ भी आपका कुछ लोग टिकना थे। ज़रूरी है। हमें लगता है जी, कि, जी, कि जी, हम जी। टिकें बस तो साथ में लोग टिकेंगे जिनको टिकना है। जी जी जी, आज का बुरा दौर अगर आप झेल लेते हो तो कल का नया सूर्योदय आपके जीवन में जरूर होगा। अभी हाल ही मैंने किताब पढ़ी, दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। तो उसका टाइटल इतना आकर्षक था कि मुझे लगा इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो एडी जाकू एक यहूदी फैमिली में थे जर्मन में, उन्होंने 100 साल की उम्र में ये बुक को लिखा, 2020 में बुक लिखा। तो मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक पढ़ा उस किताब को। तो उसमें उन्होंने फर्स्ट कोट ही ये लिखा हुआ है, फर्स्ट कोट उनका मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने लिखा कि आज आप बिता लेते हो कैसे भी करके, तो आपके जीवन में कल जरूर आएगा। लिव इन द प्रेजेंट, वी कैन से। हाँ, तो ये हार्ड टाइम है आपके लाइफ में, चैलेंजेस से होके आप गुजर रहे हो, इस दौर को अगर झेल जाते हो तो जो नया सूर्योदय है वो आपके जीवन में डेफिनेटली और आएगा ही एक आएगा। चीज़ और निकल के आती है कि सेटबैक्स हों, पर अगर आप पुरानी अचीवमेंट देखें तो आप जिंदा हो जाते हैं, फिर उनको पार कर लेते हैं कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। ये हमारे साथ भी होता है, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि अगर हम कहीं पर अटकते हैं तो हम सोचते हैं इतना कुछ पा लिया ना, स्ट्रगल करके ही तो पाया है, तो और आगे चलते हैं, क्या पता और कुछ हो। जी, इसके अलावा हार्ड टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको मेच्योरिटी आपके अंदर डेवलप करता है। अगर वो नहीं आएगा तो आप सीखते नहीं हैं, आप लोगों को नहीं जान पाते हैं। फिर इसके अलावा आपको ये भी समझना चाहिए, एनालिसिस करने की ज़रूरत रहती है कि क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से मैं एक टॉप पे था, फिर धीरे करके मेरे साथ सेटबैक आया, कौन सी चीज़ें। तो उस समय पर आप एनालिसिस करते हो, उन कमियों पे काम कर सकते हो, आप कौन कौन सी कमियाँ हैं। तो मैंने उस ड्यूरेशन में मेरे साथ में 4 साल में बहुत ठीक रहा, उसके बाद में अगले 3 से 4 साल मेरे लिए बहुत हार्ड रहे। तो जो डायमंडशिप का लेवल है, मेरे को लग रहा था कि अगले 6 मंथ में मैं अचीव कर लूँगा, तो उसको अचीव करने में मेरे को 3 साल और लग गए। तो मैं 2003 से शुरुआत किया, 2004, 2005, 2006, 2007 तक सब कुछ ठीक था, बहुत बढ़िया था। और मैं इवन सैलरी से कई गुना ज़्यादा यहाँ से मैं अर्न कर रहा था। तो अभी सडनली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन मैं देखा कि वो जो 3 साल मेरे लिए संघर्ष के थे, 2007, 2008 और 2009, तो 2009 में लास्ट में जाकर दिसंबर में मैं डायमंडशिप के लेवल को अचीव कर पाया। लेकिन 3 साल में सबसे बड़ी ट्रेनिंग मेरी लाइफ की हुई इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के। 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और अपने अंदर का जो छुपा हुआ माधव था वो बाहर निकल के आया, और मुझे लगा कि मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए। कह सकते हैं सेटबैक्स आए तो खुश हो जाए, वही आपकी ट्रेनिंग है, समझ। बिल्कुल, सबसे, क्योंकि किताबी ज्ञान से आप इतना होशियार या इतना मेच्योर लीडर नहीं बन सकते कभी। किताबों से आप पढ़ोगे, किताबें अच्छी हैं, आपको ज्ञान देती हैं, लेकिन असली लीडर तो आप जब ही बनोगे जब आप ग्राउंड पे निकलते हो और उस सेटबैक्स का सामना करते हो और निकल के आते हो।
सर एक क्यूरियोसिटी मुझे होती है कि मैं जानना चाहूँगी, जो 21 साल का माधव डायरेक्ट सेलिंग में आया था और आज जो आप इतने परिपक्व हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या आपकी पर्सनालिटी में फ़र्क आया है? क्या कुछ नॉलेज तो ऑब्वियसली नॉलेज एक्सपीरियंस ये तो गेन होता ही है, क्या पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें आई हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अप हुआ है, या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं? जी हम क्योंकि जानना चाहेंगे कि उन चीज़ों को जब इंसान जर्नी पे होता है काफ़ी चीज़ें सीखता है कि ये चीज़ मेरे अंदर मे बी ईगो डेवलप हो जाती है जी जी जब आपके, क्योंकि पैसा आता है तो मैं ही मानती हूँ पैसा अपने साथ और भी चीज़ें लेके आता है, करेक्ट अकेला नहीं आता। तो क्या वो चीज़ें डेवलप भी हो जाती है और कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगा कि ये कैसे आ गया मेरे अंदर, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए? जी जी इस बिटवीन में जो मेरा 21 साल का सफ़र हुआ अभी इस बिज़नेस में, इसी एक ही कंपनी के साथ में, तो इससे एक तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं किसी कंपनी के साथ, एक ही कंपनी के साथ 21 साल तक खड़ा रह पाया। दूसरा, इस बिज़नेस से अचीवमेंट्स जो मैंने सोचे थे उससे कई गुना ज़्यादा अचीवमेंट इस बिज़नेस की वजह से मुझे मिले। इस बिज़नेस की वजह से मैं खुद डायमंड बनने का एक सपना मैंने पाला था। आज मेरी टीम में मोर देन 600 डायमंड्स हैं, तो इस इन बिटवीन इस ड्यूरेशन में तो मैंने क्या खोया, क्या पाया या क्या बदलाव हुआ, तो मेजर 2-3 चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस ने मुझे एक्सपोजर दिया। तो देखिए, हम लोग जनरली बात करते हैं कि ड्रीम्स सब लोग देखते हैं, फिर ड्रीम हर आदमी देखता है, पूरे करना भी चाहता है, और ख़ास तौर पे पैसे को लेके फिजिकल जो अचीवमेंट्स होते हैं उनको हर आदमी लाइफ में अचीव करना चाहता है। तो वो तो अचीव हुए, लेकिन मेरे को सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि इस बिज़नेस ने मुझे एक्सपोजर जो दिया, लोगों को समझने की जो मुझे के अंदर कैपेसिटी डेवलप की। और मैं बहुत शाई नेचर का था, लोगों से बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था, या मैं मतलब बहुत दूर रहता था, क्लास में भी सबसे पीछे की बेंच पे बैठता था, और मैं मतलब मेरा नेचर अलग टाइप का था। लेकिन इस बिज़नेस ने मुझे फ्रंट पे लाके खड़ा किया, स्टेज मुझे दी, माइक मुझे दिया, फिर लोगों से बात करना मैंने शुरू किया, लोगों को समझना शुरू किया। और आज मैं स्टेज के आगे रहूं या पीछे रहूं, लेकिन पीछे खड़े होकर के भी मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूं। और एक फैमिली जो इस बिज़नेस की वजह से मुझे मिली, तो फैमिली आज अगर हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं, मैं आगरा से शुरुआत की थी, आगरा से शुरू करते हुए आज अंडमान निकोबार तक हमारा ये सब परिवार है। आज साउथ का पूरे कोने कोने में आज हमारा परिवार है। आप हिमाचल में जाएंगे, आज सभी स्टेट्स में आज हमारी टीम है, पूरे भारत के कोने कोने में। जहाँ तक मैं अभी खुद भी ट्रैवल नहीं किया, वहाँ तक भी आज हमारे साथ में लोग हैं। तो वो एक्सपोजर जो प्यार मिलता है लोगों का, लोग छोड़ के भी गए इस दरमियान में, बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस क्विट कर दिया, छोड़ दिया, हिम्मत हार दी, लेकिन इन्हीं दरमियान में बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस में बहुत सारे अचीवमेंट लिए। जब उनके घर में उनके ड्रीम्स पूरे हुए देखते हैं तो अंदर से एक खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अपने घर में सर कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप अपने ड्रीम्स भी पूरे करके जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कैसा लगता है? और फैमिली का क्या रिएक्शन आता है जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आपने पहले कदम रखा होगा, तो अब वो भी सेटिस्फाइड है? तो जी बिल्कुल, मैं मतलब एज ए बैचलर ही मैंने बिज़नेस की शुरुआत की थी। जब मैं बैचलर था तो शुरुआत में गार्जियंस का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, और मैं जॉब कर रहा था, जॉब करना उनका सपना था तो वो पूरा हो गया। बाद में फिर मैंने इसको एज ए फुल टाइम भी ले लिया, तो कोई विरोध ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। उन्हें लगा कि ये जो भी करता है जिम्मेदारी उठाता है और एक समझदार पूर्वक डिसीजन लेता है, तो उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। और आज इस बिज़नेस को लेकर के कितने सारे अचीवमेंट हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन ना उनको थी ना मुझे थी। सर एक चीज़ मैं ना जानना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ सबके सामने आती है कि डायरेक्ट सेलर से कोई शादी जल्दी से करना नहीं चाहता, बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं लोग, क्योंकि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको समझना आसान है। डायरेक्ट सेलिंग कोई इंडस्ट्री में कोई है, तो ये प्रश्न मैं करना चाहूँगी। जी, मेरी भी शादी एज ए डायरेक्ट सेलर से नहीं हुई थी। मेरी जो शादी हुई थी वो टीचर से हुई थी, ना कि डायरेक्ट सेलर से हुई थी। तो मैं उस समय एक टीचर था, तो गवर्नमेंट जॉब देख करके ही उस समय पर जो हमारा जो शादी हुई। तो बाद में कुछ फाइट्स हुए इस चीज़ को लेके कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों जा रहे हैं वहाँ? इस चीज़ को लेकर फाइट्स नहीं हुए, वो मैंने पहले ही बता रखा था, और जानकारी थी कि मैं इस तरह के बिज़नेस में हूँ। और इस बिज़नेस में फिर वो कुछ मीटिंग्स में इन्वॉल्वमेंट उनका हो गया। तो ये कह सकते हैं कि फैमिली में सपोर्ट रहता है तो ज़्यादा इजी होता है फील्ड में काम करना। फैमिली सपोर्ट लेकर के ही आप बिज़नेस करेंगे तो फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कमजोरी नहीं है। कई बार उसे कमजोरी बना लेते हैं। हम अकेले काम करते हैं, कर रहे हैं उन्हीं के लिए, तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो उनको साथ लेके चलना आपकी स्ट्रेंथ है। वो आपको मोरली सपोर्ट देते हैं। और वैसे भी आप बाहर की ताकतों से लड़ लोगे, चैलेंजेस को फेस कर लोगे, घर पे कैसे फेस करोगे? तो घर को साथ में रखें, सपोर्ट आपकी ताकत बनेगा। तो मेरे साथ यही था, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा शुरुआत से, और फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाया। आज जहाँ पे मैं कहीं नहीं पढ़ पाया, जो मेरे सपने थे
तो वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है हिंदुस्तान के, जहाँ पर हिज हाईनेस फैमिलीज़ के बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ पर बच्चा पढ़ता है तो अच्छा फील होता है। पिताजी जो कुछ करना चाहें, कोई चैरिटी है कुछ भी, तो उनको अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। फैमिली में सारे लोग बहुत खुश हैं। इस बिज़नेस ने मतलब सिर्फ पैसे की दृष्टि से नहीं, फाइनेंशियली तो हम स्ट्रांग हुए, वो हर एक का पर्पज़ होता है, लेकिन फाइनेंस के अलावा बहुत सारी चीज़ों में हम स्ट्रांग हुए, तो हमारा एक्सपोजर बना। मेरे जैसा बंदा शायद जॉब करते हुए कहीं पॉसिबल नहीं था बॉर्डर पार कर पाना। करीब 38 कंट्रीज़ में का एक्सपोजर लेने का मौका मिला, पूरा यूरोप देखने का मौका मिला, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो इस बिज़नेस ने एक्सपोजर दिया है, लोगों से मिलने का और उनको समझने का और कुछ सेवा करने का भी मौका दिया है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आपको ज्वाइन कराया आपके मामा जी ने, आई थिंक चाचा जी ने, तो वो कहते हैं हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हॉट लिस्ट को कुछ लोग बोलते हैं आप पास जाएंगे तो जल जाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी है, तो कुछ लोगों ने ये बोला है कि हॉट लिस्ट पे आप काम ना करें। और मैं जो देख रही हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस भी आपके एक रिलेटिव ने कराया, और मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे आपने नेटवर्क मार्केटिंग का कितने लोगों को प्रपोजल दिया, अपने रिलेटिव्स के साथ कितना किया और कितना सक्सेसफुल है, आप क्या राय देंगे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में, कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उन लोगों के साथ या नए लोगों के साथ करना चाहिए? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं ज़रूर आया मेरे चाचा जी के थ्रू। जनरली क्या होता है, जिन रिलेटिव्स को हॉट लिस्ट में हम जिन लोगों को बताते हैं, तो उनके बीच में पले बड़े होते हैं हम लोग, तो वो हमारी कमियों को, खूबियों को जानते हैं, और उनको लगता है ये तो नॉर्मल ही है, तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने बढ़ते हुए आपको देखा है, वो जज करते हैं हमें, तो जज करते हैं, आपको प्री जज कर लेते हैं कि ये क्या कर पाएगा, ये कहाँ लीडर है, ये ऐसे बिजनेस कैसे संभाल पाएंगे, तो उनको डाउट रहता है। तो बिजनेस कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि आप क्या हो, आप तो कुछ भी नहीं हो, तो उनको ऐसे उनकी नज़रों में ये रहता है। तो फिर उनको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ता है, आपकी 1 साल की जर्नी बिना उनके 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि अभी आप उनके लिए या तो छोटू हो, या उनके लिए मुन्ना हो, या पप्पू हो, या उनके लिए अभी कुछ नहीं हो आप लेकिन उसको जब प्रूव कर देते हो, फिर वो लोग भी आपके साथ में ज़रूर आते हैं। बिज़नेस आप कर लोगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स को बता करके चलते हो तो अच्छी बात है, बताइए, अदरवाइज़ कोई उनको और रेफ़र कर देगा। लेकिन बड़ा बिज़नेस आपको खड़ा करना है, तो ये बिज़नेस सिर्फ फैमिली से या फ्रेंड से नहीं चलेगा, उनका तो सपोर्ट ही चाहिए। ये बिज़नेस आपको लीडरशिप से चलता है, तो आप स्वयं भी लीडर आपको बनना होगा। आप इस बिज़नेस में आप आए हैं, आप कुछ भी हैं, तो मैं टीचर था, तो ये टीचर से बिज़नेस नहीं चलेगा। तो टीचर होने का जो मेरी नॉलेज है वो भी अच्छी है, काम की है, लेकिन इस बिज़नेस की एक्सपर्टीज़ मुझे डेवलप करनी होगी, और मैं तब फ्री हो पाऊँगा जब मेरे साथ भी मेरे जैसे लीडर्स डेवलप हो पाएंगे। तो वो आपको वो अननोन लोग भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं, और ये बिज़नेस एक दूसरे से एक दूसरे तक पहुँचता है। सर क्या स्ट्रेंथ ऐसी मेजर रही आपके साथ जिस वजह से आप आगे बढ़ पाए, रुके नहीं? और क्या एक चीज़ खास होती है किसी में भी, कि जैसे किसी में होती है कि पेशेंस बहुत होती है, तो वो पेशेंटली उस चीज़ को निकालता है कि इट्स अ जर्नी, कोई सेटबैक आए या सक्सेस मिली कि आई हैव टू गो थ्रू इट। तो आपने क्या सोचा, आपके क्या स्ट्रेंथ ऐसी रही आपको लगता है जिस वजह से आप टिके रहे, इतने सक्सेसफुल हुए और एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं? जी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनको लेकर के बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन ही आदमी को सक्सेसफुल बनाता है ऐसे तो। लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं जो मेरे साथ में काम आई। जब मैं इस सेटबैक्स आए, चैलेंजेस से होकर गुजर रहा था, तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जिनके साथ में काम कर रहा था, जो मेरे सीनियर थे, अपलाइन थे, तो उनके साथ जोड़ी आपकी बहुत मैटर करती है। तो उनका मुझ में ट्रस्ट था, मेरा उनमें ट्रस्ट था बहुत ज़्यादा, तो वो हमेशा मेरे को होप देते थे, और तो मैं उनकी बातों सच्चा मानता था। तो मुझे ऐसे लगता नहीं था, हालांकि हम लोगों का लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो भी बिगनर थे, मैं भी बिगनर ही था, तो लेकिन मेरा बिलीव उनमें बहुत ज़्यादा था कि वो जो बोल रहे हैं ना ये बिल्कुल सच है, तो उनकी बात में भरोसा करता था। तो एक तो मेरे साथ जो मेरे अपलाइन थे, उनका साथ मैंने मतलब अपने लिए ताकत बना के रखा। एक तो मेरे लिए उनकी ताकत रही, मेरी स्ट्रेंथ बनी। दूसरा, मेरे जो कुछ साथी थे, तो मेरा उनमें ट्रस्ट था, उनका मुझ में ट्रस्ट था, तो हम लोगों का एक ग्रुप बन गया, और जो हमारी ताकत बन गया, तो उससे उस ग्रुप ने, उस ताकत ने बड़ी बड़ी चैलेंजेस को हम लोगों ने फेस कर लिया। दूसरा ये भी था कि हम कहीं पर हैं, काम कर रहे हैं, तो सेटबैक्स तो आते ही हैं। तो इस कंपनी को लेके कई लोग क्या है, चैलेंजेस आते हैं तो क्विट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। तो हमको लगता था जिस कंपनी के साथ हम खड़े हुए हैं, तो आज कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जब इस कंपनी ने हमको अचीवमेंट दिए, हमारे कार का सपना पूरा किया, हमारे बाकी सारे सपने पूरे किए, तो आगे भी पूरा करेगी। तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता रहती है, और अपने हिस्से का स्ट्रगल है वो पूरा करना है, तो डेफिनेटली कल सूरज उदय जरूर हमारा भी होगा। मैं ये मानती हूँ जब हम शुरुआत करते हैं किसी कंपनी के साथ, तब हम
थोड़ा डाउन लाइन अप लाइन के क्लोज होते हैं, पर जैसे जैसे हमारा टेन्योर बढ़ता जाता है उस कंपनी के साथ तो हम कंपनी से ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप कंपनी से थोड़ा क्लोज हो गए, आप अपनी बातें रख सकते हैं और कंपनी आपकी सुनती है? बिल्कुल, समय समय पर आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता रहती है। तो जो कुछ सेटबैक्स आ रहे थे तो कुछ हमारे बिज़नेस को लेकर के कुछ कंपनी को बदलाव करने की आवश्यकता रहती है। तो कुछ नई कंपनियां आने लगीं तो अब जनरली आदमी क्या करते हैं, 80% 90% लोग वो कंपनी कुछ और दे रही है, वो कंपनी कुछ और दे रही है, तो उस ग्रीड में जाके या लालच में जा करके वो लोग स्विच ऑन कर लेते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा मौका था, लेकिन हमको ये ख्याल, ये थॉट आया कि किसी दूसरी कंपनी में किसी एक पर्टिकुलर कारण की वजह से अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो वही चीज़ जिसको देख के दूसरी कंपनी में स्विच ऑन करेंगे, वही चीज़ हमारी कंपनी में भी ऐड ऑन हो जाएगी, तो हमारी कंपनी तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। तो इस कंपनी को पहले दिन से हमने अपनी कंपनी मान के काम किया। ये नहीं कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी है तो जाहिर है आप भी लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में तो रेगुलरली आप अपने आप को अपडेट करते हैं, जो भी बदलाव की ज़रूरत होती है चेंजेस करते हैं। तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स इतने अच्छे थे और हमारी रिक्वेस्ट को मानते थे, समझते थे और उन्होंने हमेशा समय से पहले सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स पे काम करने की बात हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स पे को समझने की बात हो, मार्केट में कंपटीशन को समझने की बात हो, तो लगातार कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, लगातार चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें सपोर्ट किया और इसी वजह से हम लोग इस कंपनी में 21 साल की जर्नी पूरी कर पाए। कंपनी 24 साल में आज एंटर कर चुकी है। सर आपके लिए ईजी था क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए थे जहां कंपनी सुन रही थी, पर क्या आपको लगता है कि एक चैनल जो है वो मिसिंग है एक डायरेक्ट सेलर में, डिस्ट्रीब्यूटर में और कंपनी के बीच के? एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो वो अपनी बात कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं रख सकता, तो क्या लगता है आपको चैनल मिसिंग है, ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं, आप जिस वे में कह रही हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है, तो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है और मैन टू मैन भी डिपेंड करता है। किसी एक नया फ्रेशर आया और उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो चैनल वाइज होते हुए, उसके अपलाइन के थ्रू होते हुए और हम तक बात आई और हमारे भी ऊपर अपलाइन के थ्रू होते हुए डायरेक्टर्स तक बात पहुंचती है, तो एक चैनल ही है, वो अभी भी बना हुआ कायम है। और हो सकता है केस टू केस वेरी करता हो या कंपनी टू कंपनी वेरी करता हो, लेकिन वो चैनल्स बने हुए हैं और एथिकल कंपनियां जो काम करने वाली हैं वहाँ पे सारे चैनल अभी भी हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। वो फिल्टर आउट कर देती हैं आपकी रिक्वायरमेंट में भी, इसलिए वो ज़रूरी है। डायरेक्ट कंपनी तक नहीं कह सकते डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बात। हाँ, एक फ्रेशर की आवाज़, फ्रेशर की बात या उसकी रिक्वायरमेंट किसी सीनियर्स के थ्रू कंपनी तक पहुँच रही है तो आवाज़ या उसकी बात तो रिक्वायरमेंट तो उसी की है। तो इससे ये भी रहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो सीनियर्स के थ्रू हैंडल हो जाते हैं। और अगर किसी कंपनी में 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को डायरेक्टली कैसे किसी कंपनी, कोई कंपनी या कोई डायरेक्टर्स कैसे सुन सकता है। लेकिन ये है कि जो सीनियर्स के थ्रू उसकी आवाज़ जो पहुँचती है, उसकी रिक्वायरमेंट पहुँचती है, उसकी बात पहुँचती है, तो फिल्टर आउट होते हुए या जो उनके चैलेंजेस हैं उनको मिट आउट करने के लिए वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं और रेगुलरली होती रहती हैं। इसी वजह से आज कंपनी ने सब चीज़ों को लगातार समझा, अंडरस्टैंड किया, तो कंपनी आज 24 साल पूरे कर पाई अपने। सर जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स परचेज करने की, जैसे आपने बताया इन्वेस्टमेंट है, आप परचेज कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे प्रोडक्ट एक बारी में खरीद लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इस वर्ड को बल्क बाइंग भी बोलते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सही है लोगों का इतना सारा प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज करना इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सेल्स और जो भी आप कहें? देखिए मैम, इस इंडस्ट्री को लेके जो गाइडलाइन है कि कस्टमर सबसे पहले हमारे लिए है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे प्रायोरिटी पे है। तो ये इंडस्ट्री का बेस ही इसी बात पर है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे प्रायोरिटी पर है। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसको जितनी आवश्यकता है अपनी मर्जी के मुताबिक बिना फोर्स के, इस कंसेप्ट पे ये इंडस्ट्री चल रही है। अब उसको आड़ में लेकर के कोई फोर्स सेलिंग कर रहा है, कोई बल्क बाइंग करा रहा है, कुछ टारगेट पूरे कराने के लिए, कोई थाईलैंड भेजने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, वो सब चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तब कस्टमर के साथ नहीं होता, कस्टमर जब नेटवर्कर बन जाता है तब ये बातें उठती हैं कि अपना चेक बढ़ाने के लिए लोग बल्क बाइंग करें या ज़्यादा। मेरे हिसाब से ये कुछ कंफ्यूजन या मिथ्स हैं जो फैले हुए हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, बल्क बाइंग को हम सपोर्ट नहीं करते हैं और हमने कभी ऐसा करने के लिए कभी भी हमने किसी को इंस्पायर नहीं किया। क्योंकि आप भी बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो आपने कभी बल्क बाइंग की है सर? नहीं, मैंने कभी बल्क बाइंग नहीं की है। बिना बल्क बाइंग करे भी किसी को करने, बिना बल्क बाइंग किए हुए भी बड़ी अचीवमेंट्स को लिया जा सकता है। मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ और हमने कभी किसी को प्रेरित भी नहीं किया। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो
और उसको लेके ट्रेनिंग और एजुकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि उसके फ़ायदे, प्रोडक्ट्स की अच्छे फ़ायदे कस्टमर को समझ में आएँ, तो वो इंस्पायर होकर के और उसके जो फ़ायदे हैं उसकी क्वालिटी को देख के बार बार रिपीट करे। तो एक बार किसी को बल्क बाइंग कराने की बजाय, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट उसने ले लिया और घर में रखा है, आगे प्रमोट नहीं कर पा रहा, आगे सेल नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए वो बिज़नेस वहीं कहीं ख़त्म हो जाता है। एक बल्क बाइंग किसी एक डायमंड को ख़त्म कर सकती है। तो लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के, उसके फ़ायदे बता के और एजुकेशन में फोकस करके उस व्यक्ति को इस बिज़नेस में बार बार एक रिपीटेटिव कस्टमर बना सकते हैं, तो आपका टर्नओवर भी बनेगा और आप बिजनेस के जो मेन गोल हैं उनको अचीव कर पाओगे। क्योंकि हम देखते हैं लोग बहुत सारा खरीद लेते हैं, फिर बिकता नहीं है, फिर ऑनलाइन साइट्स पे भी, अमेजोन जैसी साइट्स पर भी वो डलता है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। और जो इस वजह से कई सारे डायमंड लेवल के अचीवर जो बन सकते थे, इस बिजनेस में बहुत बड़े अचीवर बन सकते थे, वो ख़त्म होते जाते हैं। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। और मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, ना ही प्रमोट करता कि हाँ, जो आप टारगेट्स पूरे कर रहे हैं तो टारगेट्स पूरे तभी हो पाएंगे। छोटे टारगेट के लिए बड़े टारगेट को मत खो। छोटे टारगेट अचीव करने के लिए आपका इस बिज़नेस में आने का मकसद ये नहीं कि आप थाईलैंड जाना चाहते हो, आप कार लेना चाह रहे हो, आप स्कूटर लेना चाह रहे हो, आप मतलब छोटा मोटा कोई लेना चाह रहे हो। आपको इस बिज़नेस में आने का जो मेन टारगेट है वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का है। तो फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत बनाना है। इस बिज़नेस के माध्यम से बाकी सारे बड़े गोल्स पूरे कर सकते हैं, तो वो उसकी तरफ ध्यान रहना हमेशा ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा हमारे इस बाकी सारे साथियों को, इस बिज़नेस को कभी भी 1 साल 2 साल 2.5 साल का सोच के ना करें। इस बिज़नेस को आप अगले 10 साल में कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि आप 10 साल के हिसाब से सोच के कर रहे हैं तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होगी। तो शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म का सोच के फिर इस बिजनेस में सक्सेस पाई जा सकती है। जी, किसी दुनिया की किसी भी फील्ड में आप अगर डॉक्टर बनना चाहोगे तो आप शुरुआत की एजुकेशन लेते हो, अर्ली एजुकेशन में ही आपके कई साल निकल जाते हैं, फिर डिग्री लेने में, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने में। तो इस बिज़नेस को लेकर के आप 1 साल 2 साल में कैसे बड़े आदमी बन सकते हो। तो बड़े आदमी बनने के लिए तो दशक लगते हैं, 1 दशक 2 दशक, मुझे खुद 2 दशक हो चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सर इसी कड़ी में सक्सेस पाने की होड़ में लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, गाड़ियों का दिखावा कर रहे हैं, वो कहाँ तक आपको लगता है? और आपके, मैं पर्सनली जानना चाहूँगी कि आपने कब गाड़ी ली डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आए? क्या आपने भी पहले ही गाड़ियाँ लेके बिजनेस को प्रमोट किया या कुछ? देखिए, एक तो होता है कि मुझे सक्सेस लेनी है, पैसा कमाना है, इसलिए गाड़ी ले लेता हूँ, या आपने पैसा कमा लिया है इसलिए गाड़ी लेता हूँ, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो गाड़ी की आपको आवश्यकता है और आप इससे कैपेबल हो चुके हो, मजबूत हो चुके हो, फिर आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेते हो। सर, एक चीज़ अलग हो गई। आपने कब ली? हम जानना चाहेंगे। मैं इस बिज़नेस में बहुत अच्छी पोजीशन पे था। शुरू में मैंने एक छोटी गाड़ी ली थी, जो लोकल शहर में काम करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए एक छोटी गाड़ी ली थी 7-8 लाख रुपए की। और उसके बाद में फिर मेरा बिज़नेस बढ़ने लगा, आउट ऑफ सिटी जाने लगा। तो आउट ऑफ सिटी जाने के लिए अदर स्टेट्स में मेरा काम बढ़ गया, तो वहाँ पर फिर मुझे गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं या तो ट्रेन से सफ़र करता था या बाई फ्लाइट सफ़र करता था। तो जनरली मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा हैट्रिक था कि मुझे बाहर ही रहना पड़ता था। तो मेरे पास शहर में रहने के लिए, जब मैं अपने शहर में हूँ, होम टाउन में हूँ, तो मेरे पास छोटी गाड़ी है मार्केट जाने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए। और बाकी सारा बिज़नेस मुझे फिर जाना, अदर स्टेट्स में जाना है, अदर सिटी में ट्रैवल करना है, तो या तो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ या फ्लाइट से जा रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने गाड़ी को न लेकर के और मैंने बिज़नेस बनाने पे ज़्यादा फोकस किया। मेरे कमिटमेंट्स थे बिज़नेस को बढ़ाने पर, और एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मेरे शेड्यूल्स थोड़े कम होने लगे, मेरे नीचे लीडर्स तैयार हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी अपने लिए शौक पूरा करने के लिए ले लिया। सर, नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, हम पहले भी बात करते आए हैं इस बारे में कि लोग बहुत इसको दिखावा करते हैं। जब आते हैं तो सूट बूट पहन के और गाड़ी से, लंबी गाड़ी से उतर रहे हैं और कुछ अलग स्टाइल है। क्या वो चीज़ें होना कहीं किसी हद तक इम्प्रेस करता है सामने वाले को, या फिर एक जेन्युइनिटी से इंसान को बताना कि आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करें? देखिए, जो मीम्स बना रहे हैं तो उनको एक तो फाउंड ही नहीं हो पा रहा है कि कैसे कोई आदमी रातों रात, मतलब कोई 4 साल 5 साल 6 साल में भी कोई सक्सेस को ले रहा है, तो इसको भी रातों रात ही बोला जाता है। तो कोई एक आदमी आया, उसका प्रोफाइल जब पता चलता है कि ये बहुत ही लो प्रोफाइल व्यक्ति था, एक आम आदमी था, किसान का बेटा था, घर में मतलब लोकल कुछ काम करता था, मजदूरी करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, या स्टूडेंट था, हाउसवाइफ थी, और वो पता चला कि 3-4 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। 3-4 साल में मालूम चला कि वो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है,
या किसी डायमंड शिप को उसने अचीव किया, तो एक तो लोगों को भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं हो पाता कि क्या हो रहा है, सपना जैसा लगता है। तो उन्होंने लाइफ में बहुत प्रयास किए हैं जीवन में कुछ करने के लिए, तो शायद वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो कई लोग बढ़ास निकालने के लिए भी मीम्स निकालते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये ज़रूर सजेशन है कि दूसरों को दिखाना करके या दिखावे को लेकर के नहीं प्रमोट करना चाहिए बिज़नेस को आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैन टू मैन डिपेंड करता है। और जो आप पैसा कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी को गाड़ी की आवश्यकता है, किसी को कर्जा चुकाना अपना, किसी को सिस्टर की शादी करनी है, किसी को अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है। तो आपकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं। तो जो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी को आप फोकस करके करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मैन टू मैन डिपेंड करते हैं सारी प्रायोरिटीज़। तो जो आप अचीवमेंट लेते हैं, जो आप पैसा कमाते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। बिल्कुल सर, अभी तक हमने बात करी पर्सनल ग्रोथ की। अगर मैं बात करूं टीम की ग्रोथ की, क्योंकि एक टाइम पे आके आपकी टीम इतनी बढ़ जाती है कि अब आपका सारा फोकस टीम को बढ़ाने का होता है, तो उसके लिए क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, किस तरीके से आपको टीम का ध्यान रखना चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो? मुझे ऐसे लगता है कि 5 चीज़ें हैं जो किसी एक आदमी को इस फील्ड में आकर के सफलता दिला सकती हैं। 5 चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। पहली चीज़ मैं मानता हूँ कि नॉलेज। आपका बैकग्राउंड कुछ और हो सकता है। जब आप इस बिज़नेस में आते हो तो आपका बैकग्राउंड है, आप कुछ भी हैं, आप टीचर हैं, सपोज मैं टीचर था, तो आपके पास में ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपके पास है, लेकिन आपकी फील्ड की नॉलेज है, तो वो नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगी, या वो काम आएगी भी तो, लेकिन इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आपको यहाँ की नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है। तो इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इस बिज़नेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको लीडरशिप स्किल सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ के मीटिंग, सेमिनार, बुक्स जो भी सीनियर्स आपको बताते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर इस बिज़नेस में आकर के अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, तो आप मात खा जाएंगे। और 80% लोग क्विट इसीलिए कर जाते हैं, वो अपने आप को तैयारी नहीं करते और बैकफुट पे चले जाते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। जी जी जी, एकदम रिजल्ट्स। एक तो नॉलेज को मैं बताना चाहूँगा। दूसरा, इस बिज़नेस को करने का एक एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत रहती है। एटीट्यूड, तो एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में आप आए हैं, हो सकता है आपको सीनियर आपसे कम एज का मिल गया है, हो सकता है कम एजुकेशन वाला सीनियर मिल गया है, क्योंकि किसी को छांट की भर्ती तो होती नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई सिलेक्शन बेसिस पे तो होती नहीं, प्रोसेस तो कुछ है नहीं, आओ कोई भी कर सकता है, सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। तो एटीट्यूड, तो जिस व्यक्ति के साथ इस बिज़नेस को हम कर रहे हैं वो हमारा सीनियर अपलाइन है और उसका भला हमारे भले में है, उसकी ग्रोथ हमारे भले में है, हमारी ग्रोथ में है। तो ये समर्पण, डिवोशन उनके प्रति अगर हो सकता है कि वो हमारा सच में भला चाहता है, सपोर्ट कर रहा है बिज़नेस को लेके, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, टीम को लेके, तो वो एक एटीट्यूड आप डेवलप करते हैं बिज़नेस को बनाने का। तो डेफिनेटली एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी चाहिए आपको। एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं आप, तो आपके अंदर चैंपियन वाला है, विनर वाला एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें डेवलप करते हो तो आप बिज़नेस में डेफिनेटली बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि इस बिज़नेस को बनाने के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में बनने के लिए हैबिट्स आदमी को बनाती हैं, उसकी खुद की हैबिट्स हैं। आपने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, आप जॉब में कर रहे हैं तो जॉब में टाइम दे रहे हैं, आपकी बिज़नेस प्रायोरिटी पे नहीं है, आपकी प्रायोरिटी पे जॉब है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके इवनिंग पार्टीज़ हैं, लेकिन आपकी लास्ट प्रायोरिटी भी बिज़नेस आता है तो बिज़नेस बनेगा नहीं। आपको अगर प्रायोरिटी सेट कर लेते हो, ये बिज़नेस को प्रायोरिटी पे ले आते हो और वो हैबिट्स उस हिसाब से आपको ये बिज़नेस बनाने में फोकस करेंगे, तो हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अर्ली मॉर्निंग आप उठ करके बिज़नेस को कितने टाइम देते हो, इस बिज़नेस को बनाने के लिए आप कितने लोगों से मिल पाते हो, इस बिज़नेस को बनाने के लिए कितने अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो वो हैबिट। और नेक्स्ट मैं मानता हूँ स्किल। इस बिज़नेस को करने के लिए थोड़ी स्किल भी डेवलप करनी पड़ेंगे आपको। आप ये नहीं कह सकते हमेशा लाइफ टाइम कि मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं तो आम प्रोफाइल का हूँ। आम प्रोफाइल वाला व्यक्ति इस बिज़नेस में डायमंड बन सकता है, लेकिन उसको भी इस बिज़नेस की ज़रूरी कुछ चीज़ें, स्किल वो तो सीखनी पड़ेंगी। आप उन लोगों को लीड करने वाले हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मजदूर हो तो आपकी टीम में सारे मजदूर आएंगे, आप टीचर हो तो सारे टीचर आएंगे, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आएंगे, हर प्रोफाइल के लोग आपके आएंगे। तो आपका जहाँ पर मिलना जुलना है, आपसे प्रभावित होकर वो लोग ज़रूर आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग रहेंगे, दायरा तो लिमिटेड ही हो जाएगा। लेकिन आप तो अनलिमिटेड डेप्थ तक काम करने वाले हो, तो आपका विजन बहुत बड़ा है। तो स्किल टाइम टू टाइम अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। जी जी। और अगला है स्ट्रैटेजी। मैं मानता हूँ किसी काम को प्लानिंग के साथ करेंगे, स्ट्रेटेजी बना के करेंगे, अपने सीनियर से हमारी हेल्प करते हैं इस काम में, तो सीनियर्स की सपोर्ट लेके करते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? मैं हमेशा स्ट्रेटेजी पे ही काम करता हूँ शुरुआत से, डे वन से। मुझे ऐसे लगता है, कई सारे बड़े लोगों ने कोट बोले भी हैं कि एक इडियट आदमी है, नॉर्मल एक आदमी है, वो स्ट्रेटेजी के साथ काम करे
और एक जीनियस बिना स्ट्रेटेजी के काम करे तो एक इडियट या नॉर्मल आदमी जीनियस को परास्त कर सकता है, बीट कर सकता है। क्या बात है, ये तो सर अच्छी बात सीखने को मिली है। जी। और हम जानना चाहेंगे क्या स्ट्रैटेजी एक न्यू नेटवर्कर जो आता है, क्या स्ट्रैटेजी पे उसको काम करना चाहिए? न्यू नेटवर्कर आता है तो ऐसे आपने फुटबॉल या हॉकी गेम देखा होगा, तो हॉकी में कई बार क्या होता है, जो अपोजिट टीम होती हैं वो एक के पीछे एक खड़े हो जाती हैं उसको कवरेज करने के लिए। हमारे यहाँ भी यही है कि जो लोग भी हम लोग 1 साल 2 साल में जितनी भी टीम तैयार कर पाए, अपने कोर क्लब के लीडर्स तैयार कर पाए, तो जो हमारे फ्रेशर्स बिगनर्स आने वाले लोग हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए, ग्राउंड पे सपोर्ट करने के लिए, उनको बिजनेस कंपनसेशन प्लान आगे बताना है, उसको बताने के लिए, उनको होम मीटिंग्स करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं और बिज़नेस में ढाल सकते हैं शुरुआत के टाइम में। तो उनको इस बिज़नेस का इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा। उनका अचीवमेंट दिलाने में अगर मदद कर सकते हैं ऑन ग्राउंड पे, तो उन लोगों का इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। और ये जो प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है, कभी किसी एक दिन की या किसी एक लेवल की फिक्स नहीं हो सकती। कभी आपके लेवल बदलते चले जाएंगे, आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बदलती रहेगी। हर दिन, हर महीने और हर साल की स्ट्रेटजी आपकी लगातार बनती रहेंगी। बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है, मैन टू मैन डिपेंड करता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान ने हमारे लिए एक अपलायन नाम का व्यक्ति दे दिया है बिज़नेस में, जो हमारे लिए तो सबसे बढ़िया है, जो हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता है। अगर वो हो सकता है वो सॉल्यूशन नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला के आपको दे देगा। तो लेकिन अपलायन भगवान ने एक ऐसा व्यक्ति बनाया है इस बिजनेस में, और किसी का अपलायन ना हो इतना बढ़िया जितना आपको मिला, फिर क्या करें? एकलव्य को नहीं मिले थे लेकिन ढूंढ लिए, और जो मिले उन्होंने भी मना कर दिया लेकिन ढूंढ लिए। तो थोड़ी अगर आपके अंदर चाहत है, श्रद्धा है, तो फोटो से भी काम बन गए लोग। तो क्या ऐसे बिजनेस में तो जो अपलायन है तो उसका नाम रोशन ही या उस घर में कहार आएगी तब जब आप आगे बढ़ जाओगे, आप अर्जुन बनोगे। तो वो तो इसमें तो ऐसे द्रोणाचार्य घूम रहे हैं जो अर्जुन ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए, तो ऐसे हो नहीं सकता। फिर कोई न कहीं ना कहीं पर ऑप्शंस बहुत रहते हैं, वो नहीं तो वो नहीं तो वो, बहुत सारे लोग रहते हैं। और हर अपलायन की अपनी या सीनियर लीडर की अपनी प्रायोरिटी भी रहती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैंने खुद फील किया है बिज़नेस में कि आपके साथ जो अपलायन खड़े हुए हैं, तो आपको, क्योंकि आप खुद भी इस बिज़नेस में अपलायन होते हो, आपके साथ जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उनको आप भला चाहते हो, उनका भी, उनकी ग्रोथ चाहते हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको भला ही चाहता है। तो उनके साथ जोड़ी बना के आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपकी जोड़ी ऐतिहासिक जोड़ी बन सकती है। सर, एजुकेशन की हमने अगर बात करी तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी में ही एजुकेशन लें, क्या आप किसी और कंपनी की भी एजुकेशन लेके या उनको सुनकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपने ऐसा कुछ किया? मैंने जब शुरुआत की थी तब सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पर स्मार्टफोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो कुछ फ़ायदे भी थे उन चीज़ों के। तो जब सोशल मीडिया पे आप नहीं होते थे, आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते थे, सिंगल माइंड अप्रोच में काम करते थे। घोड़ी लगे हुए पट्टे, सीधे सीधे जाना है बस, कुछ मालूम ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, तो हर दिन जमाने कुछ में नया क्या हो हो रहा है, इंसान भटक जाता है कि हाँ। लेकिन ये कुछ साइड ये ड्रॉबैक्स हैं, तो कुछ फ़ायदे भी हैं सोशल मीडिया के। आप अवेयर हो, आप यूट्यूब पे जा करके बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो, समझ सकते हो। आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने आप को कि किताबों को पढ़ सकते हो। आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ी हुई हैं, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग्स पढ़ी हुई हैं, किसी बुक को आप सर्च करते हो, उसका कंटेंट आप जान लेते हो। हमारे टाइम में तो रील वाली कैसेट आती थी, ऑडियो कैसेट, उसको वॉकमैन में सेल डाल करके हमें सुनना होता था ट्रेन में सफ़र करते समय। तो उस समय पर चूँकि हमारे जो लीडर्स थे वो खुद भी नए थे, बहुत ज़्यादा डायमंड्स नहीं थे हमारी कंपनी में, तो हम बाकी अचीवर्स को सुनते थे, तो प्रेरणा लेनी थी। तो वही मैंने बात बोली कि अगर ढूंढना है तो कहीं से भी कोई गुरु ढूंढ ही लोगे, सीख ही लोगे। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। और ढूंढने से तो कई लोग बोल रहे हैं कि ढूंढने से अपलायन नहीं मिलता, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो अपलायन तो क्या चीज़ है सर? एजुकेशन की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो कितनी इम्पोर्टेंट है और कंपनी लेवल पे होनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे होनी चाहिए? किस तरीके से आप उसको मानते हैं सही है? ट्रेनिंग तो रीढ़ की हड्डी है शरीर के लिए, उसी से जुड़ा हुआ सब कुछ। ये बिज़नेस पूरा इसी पे चलता है, क्योंकि इसमें ट्रेंड लोग नहीं आते, स्किल्ड लोग नहीं आते कि स्किल्ड हैं पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए या ट्रेंड हैं। आर्मी में भर्ती होती है तो पहले फिजिकल स्टेमिना चेक होता है उनका, बिल्कुल। उसके बाद उनको कैसे भी ढाल लोगे आप, तो डिसिप्लिन चेक होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पैमाना नहीं है, यहाँ पर तो वो ओपन टू ऑल है, आइए। अब आने के बाद फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ पहले फिल्टर कर लेते हैं बाकी फील्ड्स में, यहाँ आने के बाद फिल्ट्रेशन होती है। जब फिल्ट्रेशन होगी तो जाहिर है यहाँ से निकलेंगे। प्रोसेस वहाँ पहले हो चुकी है फिल्ट्रेशन करने की, वहाँ लाखों में से कुछ ही सिलेक्ट हुए हैं, तो फिल्ट्रेशन वहाँ भी हुई है।
ट्रेडिशनल में। तो यहाँ पर आने के बाद निकलते हैं। तो अब कब निकलते हैं? जब एजुकेशन में जो डलते हैं, सिस्टम में जो लोग डलते हैं, जो डिसिप्लिन में डलते हैं, तो फिल्ट्रेशन होना शुरू होता है। तो वो कंपनी लेवल पे भी ज़रूरी है और जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी ज़रूरी है। वो सिस्टम्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एजुकेशन का सिस्टम रहेगा, जितने ज़्यादा लोगों को स्किल्ड होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने वाले लोग होंगे, तो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंटरनल सिस्टम्स बनाए हुए हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग आज वर्ल्ड वाइड ग्रो कर पाई। अगर वो नहीं करते तो शायद इतना बड़ा नाम नहीं होता। और हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हमारी कंपनी ने भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए क्रिएट करके दी, हमारे सीनियर्स ने करके दी। इसकी वजह से हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला और इस वजह से हम लोग ग्रो कर पाए। तो सर, बात करते हैं हमारे नेटवर्किंग के दीवानों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, क्या उनको सुझाव देंगे, किस तरीके से वो काम करें? हमारे पूरे भारत में हमारे फैले हुए नेटवर्किंग के दीवानों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री ने मेरे जैसे आम व्यक्ति का जीवन बदला है। और मेरा जैसा एक एग्जाम्पल नहीं है, हज़ारों उदाहरण हैं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। ये भारत की मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो भारत की मिट्टी तैयार तो करती है, शेर तैयार करती है, उनको मौका मिलना चाहिए। और कहीं और मौका नहीं मिला तो अफसोस न करें कि आप जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाए, सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ और नहीं बन पाए। अपने जीवन में आपकी जो चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट इंडस्ट्री है, जो ओवरऑल चहुमुखी विकास कर सकती है। उसके लिए थोड़े दिन डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और डेडिकेशन अगर दिखाते हैं तो आप अपने मैं ये कह सकता हूँ कि ख़ानदान के टाटा तो आप बन ही सकते हो, अपने परिवार के लिए तो आप टाटा बन ही सकते हो। वो हमारे टाटा जी हैं, देश के लिए अनमोल रत्न हैं, लेकिन आप अपने परिवार के अनमोल रत्न बन सकते हो। चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप माँ हैं, किसी भी एज ग्रुप में, चाहे हाउस वाइफ हैं, किसी भी एज ग्रुप में रह करके आप करके अपने परिवार के लिए प्राउड बन सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जिस तरीके के हमने इनिशिएटिव लिए, पहले अवार्ड्स, NMA, फिर डायरेक्ट सेलिंग नाउ, फिर अब नेटवर्किंग के दीवाने, आपको क्या लगता है किस हद तक हम चेंज ला सकते हैं इस इंडस्ट्री में, एक पॉजिटिव चेंज अगर मैं बात करूँ तो? मैं सबसे पहले राहुल जी और यामिनी मैम, आप दोनों को मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा और कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। अभी आपने जो इनिशिएट लिया है नेटवर्किंग के दीवानों का, इस भारत में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 140 करोड़ में से ही लगातार सिविल सर्विस वाले निकल रहे हैं, IAS निकल रहे हैं, IPS निकल रहे हैं। इसी मिट्टी में से ओलंपिक में मेडल लाने वाले निकल रहे हैं लगातार। यही अब इसमें से बहुत सारे हमारे MPs निकलेंगे, इसी मिट्टी से निकल रहे हैं। इसी मिट्टी में से लोग जो हैं वो बॉर्डर पार करके और नासा तक पहुंच रहे हैं। ये मिट्टी पैदा तो करती है, इसमें मिट्टी में है तो सही। तो इसी मिट्टी में हज़ारों डायमंड्स और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम रोशन करने वाले लोग अभी छुपे हुए हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडस्ट्री ने अभी तक वो वीर पैदा ही नहीं किया। जो माइलस्टोन अभी तक अचीव नहीं हुआ, वो माइलस्टोन अचीव करने वाले अभी तक आना बाकी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचेंगे और इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगे वर्ल्ड वाइड। तो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को लाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो पक्षपात से अलग हो, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे, जो लोगों को इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव साइड्स को सामने लेकर के आए और जो सच्चाई को सामने लेकर के आए और जो बिना किसी दबाव के काम करे। तो वो उस तरह का काम आप दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और ये जो इनिशिएटिव है नेटवर्किंग के दीवानों का, इस देश में प्रेडिक्शन जो हो रही हैं कि आने वाला समय इसी इंडस्ट्री का है। तो हज़ारों हमारे यूथ हैं जो इनकी आंखों में सपने हैं कि वो अपनी माँ को कार में बिठा के चलाना चाहता है, कोई अपनी बहन की शादी अपने दम पे करना चाहता है, कोई विदेश में जाके अपने पिता का गौरव बनना चाहता है, कोई अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहता है, कोई अपने गांव को एम्बुलेंस दान देना चाहता है, कोई मंदिर कच्चा पड़ा है उसके पतवारी पे उसको पक्का करना चाहता है। वो सपने पूरे करने के लिए कोई होप ज़रूरी है। तो इसमें जो लोग अभी लगे हुए हैं उन लोगों को होप देने का काम आप लोग निश्चित तौर पे कर रहे हो। और आपका ये शो निश्चित तौर पे उन लोगों को करेगा और आप लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हज़ारों और अचीवर्स बनाने में अपनी भूमिका अदा करने वाले हो। ये एक तरह का आप पुण्य कमाने वाले हो। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का, नेटवर्किंग के दीवाने। और आई एम श्योर बहुत सारे दीवानों ने आपसे बहुत सारी सलाह ली होगी और एक मेजर चेंज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू लेके आ सकेंगे नेटवर्कर्स की लाइफ में। और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको अब तक जो आपने अचीव किया। आगे भी आप बहुत बहुत अचीव करें, एक प्रेरणा बने डायरेक्ट सेलिंग के लिए और लाखों लोगों के लिए। और हमारी यही विशेज़ हैं। थैंक यू वेरी मच सर हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू।